नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाहुबलियों का अपना एक अलग ही साम्राज्य होता है और उनके इस साम्राज्य में बड़े बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता और उद्योगपति हाजिरी लगाते हैं ताकि इन बाहुबलियों का हाथ उनके सर पे सदा बना रहे। और इस दुनिया के कई देशों में ऐसे बड़े बड़े बाहुबलियों का साम्राज्य स्थापित है। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के भी अलग अलग राज्यों में कई बाहुबली समय समय पर अपने इस साम्राज्य को स्थापित कर चुके हैं। राज्य तो नहीं बदलता, लेकिन समय के अनुसार बाहुबली जरूर बदलते रहते हैं। जैसे चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, वैसे समय समय पर जो भी उभरता हुआ बाहुबली होता है उसके साम्राज्य में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपति अपनी सलामी देने पहुंच जाते हैं। और हमारे देश की राजनीति तो ऐसी है कि इसके अंदर तो बड़े बड़े बाहुबलियों का प्रवेश करना बड़ा ही आसान होता है। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी बाहुबली के ऊपर व्यंग तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं बाहुबलियों की सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी कोशिश की कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और उनकी गैंग के बारे में। लेकिन इस वीडियो में जैसे कि मैंने पहले बताया कि बदलते समय के अनुसार बाहुबलियों के चेहरे भी राज्य में बदलते रहते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में समय समय पर जो भी बाहुबली आए उनका एक अपना अलग ही इतिहास रहा, जिसे आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जान जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे इसी तरीके से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के इतिहास में बाहुबलियों के कई गढ़ रहे, लेकिन बात पिछले कुछ दशकों पहले की है, जब गोरखपुर जिले के कलेक्टर SNM त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र साहू के बीच इतना घमासान गैंगवार छिड़ता है जिसमें कि 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। और एक समय तो ऐसा था कि जब पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनती करना ही बंद कर दिया था। एक वक्त तक तो गोरखपुर के महंत और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ थे। इसी दौरान एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया, जिसका बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने उस राकेश तिवारी नाम के बदमाश को मौत के घाट उतार दिया। और इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के इतिहास में श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक बाहुबली का भी उदय हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला अपनी कामयाबी से इतना अधीर हुआ जा रहा था कि उसने उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की सुपारी ले ली थी। श्री प्रकाश शुक्ला की आगे की कहानी भी आप इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि उस दौरान गोरखपुर जिले में रविशंकर तिवारी के साथ काम करने वाले बाहुबलियों में गाजीपुर जिले के भी दो लोकल डॉन साधु सिंह और मगरू सिंह काम किया करते थे। और इन दोनों के सहयोगी के तौर पे तीसरा आदमी भी इनके लिए काम किया करता था, जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में बाहुबलियों की कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 के दशक में, जब सरकार की तरफ से पूर्वांचल को आर्थिक और औद्योगिक समृद्धि देने के लिए पूर्वांचल में सरकार की तरफ से काम किया जा रहा था। कई सारे प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से पूर्वांचल को दिए गए और इन पे काम शुरू किया गया। और इन्हीं काम को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारा बजट वो भी पूर्वांचल को दिया गया। और इसी दौरान सरकार के PW विभाग से इन बड़े बड़े ठेकों को हासिल करने के लिए अलग अलग दलों में होड़ सी मच गई, जिसकी वजह से पूर्वांचल में गैंगवॉर और गुटबाजी की शुरुआत हो जाती है। अब इस पूर्वांचल में एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले से जुड़ते हुए कई जिले हैं, जिसमें बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, मऊ, प्रतापगढ़, गोंडा और बस्ती, ये सभी जिले लगभग गोरखपुर की सीमा से सटे हुए हैं। अलग अलग समय पर पैदा हुए अलग अलग बाहुबलियों की वजह से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का केंद्र कभी गोंडा रहा, कभी गोरखपुर रहा, कभी आजमगढ़ तो कभी बलिया रहा। बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में सत्ता के 3 केंद्र थे। पहले नंबर पे आता है मठ यानी गोरखनाथ मंदिर, जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। दूसरा है हाता, जो कि उस दौरान ब्राह्मण राजनीति का केंद्र रहा था। और तीसरा है शक्ति सदन, जो कि क्षत्रिय यानी राजपूतों का केंद्र रहा था। 70 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बाहुबली नेताओं का उदय हुआ, जिसमें से एक थे ठाकुर बलवंत सिंह और दूसरे थे पंडित हरिशंकर तिवारी। इन दोनों ही गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई उन दिनों ही शुरू हो चुकी होती है, जिसमें कि इन दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर समय समय पर कई बार गैंगवॉर भी होती है और कई सारी गोलियां भी बरसाई जाती हैं, जिनमें कई सारे लोगों की निर्मम हत्या भी होती है। और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैंग और माफिया शब्द प्रचलित होने लगते हैं। आगे चलकर इसी खूनी गैंगवॉर के बीच ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों का उदय भी हुआ, जिसके बाद 80 का दशक आते आते इन दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए इतने गैंगवॉर हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गयी। और 90 का दशक आते आते तो ये लड़ाई इस हद तक पहुँच गयी कि लोगों ने लाशों की गिनती करना ही बंद कर दिया। लेकिन इस तबाही की शुरुआत हरिशंकर
तिवारी और वीरेंद्र साहू की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा पहले उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा और ये साल था सन 1957 का, जिसमें कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को बनाने से पहले इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए समिति बनाई जाती है, जिसमें कि इस समिति से जुड़े सभी माननीय सदस्यों ने SNM त्रिपाठी को इस समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। साथ ही गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ और उद्योगपति सुरेंद्र सिंह मजीठिया को इस समिति का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1957 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। और यूनिवर्सिटी की स्थापना होते ही इसके अंदर 12 तरह के कोर्स चलाए जाने लगते हैं, जिसके बाद इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कामकाज का जिम्मा एक गवर्निंग कमेटी को दिया जाता है, जिसका सीधा साधा मतलब ये था कि जो इस गवर्निंग कमेटी को कंट्रोल में कर सकता है वही इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी पे राज कर सकता है। यानी कि इस गवर्निंग कमेटी को कंट्रोल करने वाला दल ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टाफ के चयन में मुख्य भूमिका निभाने जा रहा था। और इस गवर्निंग कमेटी में SNM त्रिपाठी के साथ गोरखपुर की गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद फौजदार, महंत दिग्विजयनाथ और सरदार सुंदर सिंह मजीठिया भी थे। अब इन तीनों में से गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर SNM त्रिपाठी और गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहीं से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण गुटों की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में केवल जातियों के आधार पे ही नौकरियां लगती थी। ब्राह्मण को नौकरी पे लगवाता, ठाकुर ठाकुरों को नौकरी पे लगवाता। पूर्वांचल के गोरखपुर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी होने का मतलब था कि पूर्वांचल पर राज करने वाले बाहुबलियों का जन्म स्थल। इसलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दोनों गुटों के छात्र नेताओं को राजनीतिक तौर पर प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि वहां महंत दिग्विजय नाथ के सामने SNM त्रिपाठी हल्के पड़ रहे थे। इसलिए यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए SNM त्रिपाठी को तलाश थी एक मजबूत ब्राह्मण नेता की, और उनकी ये तलाश पूरी होती है यूनिवर्सिटी के छात्र पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम पे, क्योंकि उस दौरान यूनिवर्सिटी में पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के ताकतवर छात्र नेता के रूप में उभर रहे थे, जो कि आगे चलकर भविष्य में 6 बार विधायक और हर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी आगे चलकर इतने ताकतवर बन जाते हैं कि बड़े बड़े माफिया और बाहुबली उनके पैर छूने लगते हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सन 1960 में सोशियोलॉजी से पढ़ाई करी और इसी दौरान सरकारी ठेकों में वो अपना हाथ आजमाने लगे। और उसी दौरान उनके अगेंस्ट ठाकुर लॉबी में ठाकुर रविंदर सिंह और ठाकुर बलवंत सिंह को राजपूत फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण ठाकुर रविंदर सिंह सन 1967 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद सन 1972 में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के भी अध्यक्ष बन जाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल में उस दौरान ठाकुर रविंदर सिंह की एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में छवि बन चुकी थी। और ये वो समय था जब जयप्रकाश नारायण उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इमरजेंसी हटने के बाद सन 1977 में हुए चुनावों में जनता दल ने रविंदर सिंह को अपनी तरफ से अपनी पार्टी का टिकट दिया और अपने इस पहले ही इलेक्शन में रविंदर सिंह कोड़ीराम सीट से चुनाव जीतकर विधायक भी बन जाते हैं। लेकिन इस दौरान ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई बहुत जल्द ही खूनी संघर्ष में बदलने वाली थी। सन 1978 में रविंदर सिंह के दोस्त बलवंत सिंह की गोलघर के पास हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के पीछे बलवंत सिंह के ही करीबी रुदल प्रताप सिंह का नाम आता है। और ये रुदल प्रताप सिंह पंडित हरिशंकर तिवारी का भी करीबी था। ठाकुर बलवंत सिंह की हत्या से राजपूत लॉबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब राजपूत लॉबी की कमान संभाली ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले थे। और गोरखपुर के रविंदर सिंह और बलवंत सिंह से उनकी दोस्ती होने के कारण उनका कई मौकों पर लगातार गोरखपुर आना जाना लगा रहता था। जिस दौरान गोलघर के पास बलवंत सिंह की हत्या हुई थी, उस दौरान वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती जिले में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू कर रहे थे और ठाकुर रविंदर सिंह जेल में थे। ठाकुर वीरेंद्र शाही को बस्ती जिले के राम किनकर सिंह का भी सपोर्ट था, जो कि आगे चलकर विधायक भी बने। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है, जिसका सीधा कारण ये था कि राम किनकर सिंह ने वीरेंद्र शाही के एक सहयोगी को थप्पड़ मार दिया था और इसके बदले में वीरेंद्र शाही ने किनकर सिंह के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन राम सिंह किनकर से दुश्मनी मोल लेने के बाद वीरेंद्र शाही का बस्ती जिले में रहना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए जब बलवंत सिंह की हत्या हुई उस दौरान वीरेंद्र शाही बस्ती से गोरखपुर पहुंच जाते हैं और उस दौरान बलवंत सिंह की शव यात्रा में लगभग 10,000 उसके समर्थक जुटे थे। जिसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही बलवंत सिंह के इन समर्थकों को लेकर यानी ठाकुर लॉबी के साथ कैंटो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र साहू के बीच भयंकर गैंगवार की, जो कि लगभग 1 दशक तक चलती है। इस गैंगवार में दोनों ही तरफ से लगभग 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई थी और एक समय तो ऐसा आ गया था कि पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनती करना ही बंद कर दिया था। आए दिन 2, 4, 5, 8 मर्डर हो जाया करते थे। और इसी दौरान जेल में बंद रविंदर सिंह ने अपनी जमानत के लिए वीरेंद्र शाही को बस्ती से गोरखपुर बुलाया और
और वीरेंद्र शाही के बस्ती से गोरखपुर पहुंचते ही वीरेंद्र शाही के सहयोगी बेची पांडे की दूसरे दलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके बदले में वीरेंद्र शाही के समर्थकों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट रंगनारायण पांडे समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ जेल से जमानत में रिहा होने के बाद विधायक ठाकुर रविंदर सिंह अपने लखनऊ स्थित आवास पर रहते हैं। वहीं यहाँ गोरखपुर में अपने समर्थकों के साथ 3 लोगों की हत्या करने के बाद ठाकुर वीरेंद्र शाही सीधा लखनऊ ठाकुर रविंदर सिंह के आवास पर पहुंचते हैं। ठाकुर रविंदर सिंह को उस समय गोरखपुर में हुए इस हत्याकांड के बारे में पता चल चुका था, लेकिन अपने आवास पर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही को देखकर उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम यहाँ कैसे, अगर यहाँ से पकड़े गए तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ठाकुर रविंदर सिंह की इस बात को सुनकर ठाकुर वीरेंद्र शाही बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर रविंदर सिंह की कनपटी पर लगा दी और बोला कि अच्छा, अब तुम विधायक बन गए और मैं क्रिमिनल बन गया। जिसके बाद रविंदर सिंह ने हार कर या डर कर वीरेंद्र शाही को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन इधर दूसरी तरफ पंडित हरिशंकर तिवारी की तरफ से वीरेंद्र शाही के 3 करीबियों की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद अब दोनों ओर के लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर असली दबदबा कायम करना है तो राजनीति में उतरना होगा। जिसके बाद 1974 में हरिशंकर तिवारी एमएलए पद की दावेदारी के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उनको उन्हीं की जाति के कांग्रेसी उम्मीदवार शिव हर्ष उपाध्याय ने हरा दिया। और इधर ठाकुर गुट के वीरेंद्र शाही रविंदर सिंह से राजनीति के गुण सीख रहे थे। इसी दौरान इस कड़ी में पंडित हरिशंकर तिवारी ने अपनी जाति की एक दूसरी शख्सियत को भी तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। जिसके बाद ये अमरमणि त्रिपाठी भी आगे चलकर 4 बार विधायक बनते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहते हैं। अब 80 का दशक आते आते पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र शाही के बीच सरकारी ठेकों को लेकर गैंगवार बढ़ने लगता है। और इसी दौरान सन 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, जिसमें कि वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इस चुनाव में इत्तेफाक से वीरेंद्र शाही को शेर का चुनाव चिन्ह मिलता है। वहीं इसी चुनाव में हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को वीरेंद्र शाही के सामने इसी सीट से खड़ा करा, लेकिन इस चुनाव में अमरमणि त्रिपाठी को वीरेंद्र शाही ने बुरी तरह हराया। चुनाव जीतने के बाद चुनाव चिन्ह शेर होने के कारण वीरेंद्र शाही को पूर्वांचल में अब शेरे पूर्वांचल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसी साल सन 1980 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास वीरेंद्र शाही के राजनीतिक गुरु ठाकुर रविंदर सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और उस समय ठाकुर रविंदर सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो पूर्वांचल के ठाकुर गुट के बड़े नेताओं में से थे। और उनकी इस हत्या के बाद गोरखपुर और पूर्वांचल में जातिवाद का जहर और फैलने लगा। अब इस तरीके से ठाकुर रविंदर सिंह की हत्या के बाद ठाकुर वीरेंद्र शाही ठाकुरों के दल के लीडर बन जाते हैं। जिसके बाद पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होने वाले चुनावों में वीरेंद्र शाही और पंडित हरिशंकर तिवारी ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का पूरा समर्थन किया, इसलिए अपनी अपनी जाति से उनको पूरा सहयोग भी मिलने लगा। जिसके बाद सन 1985 के चुनावों में अपनी अपनी जातियों का समर्थन पाने के बाद ठाकुर वीर प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इस समय तक भी पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुर गैंग का दबदबा फैल चुका था। इन दोनों ही गुटों का दबदबा बहराइच, बनारस, गोंडा, बलिया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ नेपाल तक भी फैल चुका था। लेकिन ये समय ठाकुर गुट के वीरेंद्र शाही का उत्थान का चरम समय था। इसके बाद वीरेंद्र शाही का पतन शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महाराजगंज और नौतनवा सीट से वीरेंद्र शाही ने विधायकी का पर्चा भरा, लेकिन इन दोनों ही सीटों से वो चुनाव हार गया। लेकिन इस दौरान किसी को भी ये नहीं पता था कि वीरेंद्र शाही का अंत इतना बुरा होने वाला है, क्योंकि वीरेंद्र शाही बनाम पंडित हरिशंकर तिवारी के बीच चल रही लड़ाई में एक ऐसे नौजवान गैंगस्टर का उदय होने जा रहा था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये श्री प्रकाश शुक्ला आखिर था कौन, जिसे कि उस दौरान उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बात करी जाए तो वो गोरखपुर जिले के मांगपुर गाँव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, जिसने की गाँव के ही अखाड़े में पहलवानी के दावपेच भी सीखे। लेकिन एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया और इस बात से गुस्साए श्री प्रकाश शुक्ला ने उस लोकल बदमाश राकेश तिवारी की हत्या कर डाली। जिसके बाद इस श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री होती है अपराध की दुनिया में और इसी हत्या के कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने लगती है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का परिवार उस समय के ब्राह्मण शिरोमणि पूर्वांचल के हरिशंकर प्रसाद के पास मदद के लिए पहुंचता है और हरिशंकर प्रसाद श्री प्रकाश शुक्ला के परिवार वालों की बात सुनकर उसकी मदद भी करते हैं और श्री प्रकाश शुक्ला को अंडरग्राउंड करवा देते हैं। ये भी माना जाता है कि इस घटना के बाद पंडित हरिशंकर प्रसाद ने श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया था, लेकिन बैंकॉक से वापस लौटने के बाद उसने दोबारा अपराध की दुनिया में कदम धर दिया और दोबारा अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला इस पूरे भारत देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। इसके साथ ही बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला को मसाज, महंगी गाड़ियां और खूबसूरत लड़कियों का शौक भी लग गया। लेकिन उस दौरान समस्या ये थी कि उस समय गोरखपुर पर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का कंट्रोल था और इन दोनों के बीच में गोरखनाथ पीठ मंदिर भी था, इसलिए श्री प्रकाश शुक्ला की दाल यहाँ गल नहीं पा रही थी। और इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार
के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के साथ मिलकर काम करना शुरू करा। अब जिस पंडित हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला की एक समय में मदद करी थी, वही श्री प्रकाश शुक्ला अब पंडित हरिशंकर तिवारी को मौत के घाट उतारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे इस भारत देश का सबसे बड़ा डॉन जो बनना था। इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि सरकारी ठेके भी केवल उसी को मिलते थे जो सबसे ज्यादा बाहुबली होता था, और इन्हीं सरकारी ठेकों को हासिल करने के लिए वीरेंद्र शाही और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी वजह से सन 1996 के बाद वीरेंद्र शाही ने गोधन सिंह के बेटों की हत्या करवा दी। ये वही गोधन सिंह था जो श्री प्रकाश शुक्ला का काफी करीबी माना जाता था। और जब श्री प्रकाश शुक्ला को ये पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे वीरेंद्र शाही का हाथ है, तो वो उसे खत्म करने की प्लानिंग बनाने लगा। जिसके बाद सन 1997 में गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही की AK-47 की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। जिस वक्त वीरेंद्र शाही पर श्री प्रकाश शुक्ला ने ये हमला किया था, उस समय वीरेंद्र शाही अकेला था। कहा जाता है कि इस हमले में वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने 105 गोलियां मारी थी। अब वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद देखा जाए तो पंडित हरिशंकर तिवारी को खुश होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। उसकी हत्या के बाद वो और दुखी हो गया, क्योंकि उस समय गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर दबंगई का इतना नशा चढ़ चुका था कि अब उसका अगला टारगेट पंडित हरिशंकर तिवारी ही था। और पंडित हरिशंकर तिवारी अपनी जान को बचाने के लिए हर समय श्री प्रकाश शुक्ला के किसी न किसी रिश्तेदार अपने साथ ही लेकर निकलते थे, ताकि श्री प्रकाश शुक्ला अपने रिश्तेदारों को देखकर पंडित हरिशंकर प्रसाद के ऊपर हमला न कर सके। साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला ये भी चाहता था कि ब्राह्मणों का डॉन पंडित हरिशंकर प्रसाद को ना मानकर अब श्री प्रकाश शुक्ला को ही माना जाए। श्री प्रकाश शुक्ला अपनी ताकत के नशे में इतना मदहोश हो चुका था कि उसने उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी जान से मारने की सुपारी ले ली थी। अब श्री प्रकाश शुक्ला ने ये सुपारी ली थी या नहीं ली थी, लेकिन इस बात का हल्ला पूरे प्रदेश में हो चुका था और सभी अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन चुकी थी। फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का सिक्का चलने लगता है, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने उस काल के दौरान कई सारे नेताओं और बाहुबलियों को ढेर कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला अन्य दूसरे बाहुबलियों और गैंगस्टर के मुकाबले ज्यादा निर्दयी था। उसे लोगों की हत्या करने में मजा आने लगा था, और ऐसा इसलिए कहा जाता था कि श्री प्रकाश शुक्ला जिसको भी मारता था AK-47 की सारी गोलियां उसके शरीर में डाल देता था। लेकिन उस दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी लेकर श्री प्रकाश शुक्ला ने गलती कर दी थी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कैबिनेट ने श्री प्रकाश शुक्ला की इस धमकी को बड़ी गंभीरता से लिया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को जान से मारने के लिए पहली बार STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस STF की टीम में बड़े पुलिस अधिकारियों समेत 17 जाबाज लोग थे, और इस STF की टीम को श्री प्रकाश शुक्ला को निपटाने के लिए मात्र 6 महीने का समय दिया गया। और इसी STF की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला के फोन की टैपिंग करने के लिए कानपुर के एक IITN से भी संपर्क किया था, जिसने की STF फोर्स को एक ऐसी डिवाइस डेवलप करके दी थी जिससे कि श्री प्रकाश शुक्ला के फोन की टैपिंग की जा सकती थी। इसके अलावा गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला इतना ज्यादा चालाक था कि वो अपनी पिक्चर, अपनी फोटो कभी भी कहीं पे भी लीक नहीं होने देता था, जिसकी वजह से STF वालों के पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई भी पिक्चर नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि एक स्टूडियो वाले की श्री प्रकाश शुक्ला ने बस इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उस स्टूडियो वालों ने श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो को वायरल कर दिया था, मतलब सर्कुलेट कर दिया था, और उस फोटो के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की कोई भी फोटो सर्कुलेट नहीं हो पाई। लेकिन STF के द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की वजह से वो श्री प्रकाश शुक्ला के किसी रिश्तेदार से श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो लेने में कामयाब हो जाते हैं, और ये फोटो एक बर्थडे पार्टी का होता है जिसमें कि श्री प्रकाश शुक्ला पहुंचता भी है। लेकिन STF की टीम ने जब उसके रिश्तेदार से ये फोटो हासिल करी तो उसके रिश्तेदार ने STF वालों से ये गुहार लगाई कि इस बात की खबर किसी भी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला तक ना पहुंचे, वरना वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद STF के द्वारा सुनील शेट्टी की फोटो पे श्री प्रकाश शुक्ला का चेहरा लगाकर देश भर के अखबारों में उसे छाप दिया जाता है। साथ ही साथ फोन की टैपिंग करके और अन्य सोर्सेज की मदद से आखिरकार STF वालों ने ये पता लगा ही लिया कि श्री प्रकाश शुक्ला कहाँ छिपा बैठा है। उस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में छिपा हुआ था, और इस खबर को मिलते ही STF की टीम ने अरुण कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में श्री प्रकाश शुक्ला के ठिकाने पर छापा मारा। जिसके बाद 23 सितंबर सन 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला और STF वालों के बीच हुई मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को STF वालों ने मौत के घाट उतार दिया। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि भारत देश के इतिहास में STF का गठन श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन इस टास्क को पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ पूरे देश ने अपने अपने राज्य की पुलिस में STF का गठन किया और इसका परमानेंट एक डिपार्टमेंट भी बना दिया। जिसके बाद STF की इस जीत से पंडित हरिशंकर तिवारी की जान भी बच गई। अब श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद यूपी के इतिहास में बाहुबलियों का दबदबा खत्म नहीं हुआ और न ये सिलसिला रुका। बीतते समय के साथ एक के बाद एक उभरते हुए बाहुबली यूपी के इतिहास में आते रहे और जाते रहे, जिसमें कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी कई अन्य
ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्होंने यूपी के इतिहास में अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर कर अपनी राजनीति में एक पहचान बनाई। इसके अलावा कई अन्य ऐसे भी बाहुबली नेता हैं जिनकी ऐसे ही मिलती जुलती कहानी है और इन सभी एक एक बाहुबली और बाहुबली नेताओं की कहानी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक समय समय पर पहुंचती रहेगी। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरीके से इस चैनल पे आने वाले हमारे इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं इसी सिलसिले की आने वाली अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।